Hello everyone. So today it is 22nd February and 2024. We are going to solve some PYQs of current electricity chapter of class 12th physics. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature for copper? कौन सा इनमें से ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है रजिस्टिविटी यानी कि रो की वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, मतलब कि कॉपर के केस में कौन सा ग्राफ इसमें से ये रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, बी आएगा. ये जो ग्राफ है देखो, फॉर मेटल्स, ये चीज आपको याद रखनी है. मेटल्स के लिए जैसे कि मेटल में कौन सा आता है हमारे, जैसे कॉपर हो गया, एट टेम्परेचर मच लोअर, मतलब कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से मच लोअर है तो ग्राफ जो है वो डेविएट हो जाता है कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन से ये क्या हो गया, देखो ऊपर की साइड से चालू हुआ, डेविएट हो गया, यानी ये ऐसे ना जाकर क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया, यानी कि डेविएट हो गया है ग्राफ यहाँ से. अगर यहाँ पे बात करी जाए किसी मेटल, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉपर का केस दे रखा, तो आप याद रखोगे कि ग्राफ जो है वो डेविएट हो जाता है स्ट्रेट लाइन से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया. नेक्स्ट है सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर. यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा सॉलिड है विच हैव द, जिसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, आर. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स आते हैं इसमें. देखो फॉर मेटल्स, मेटल के केस में जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है रेजिस्टेंस का वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. जबकि हम इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में बात करें, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है. ये चीज आप याद रखोगे. मेटल्स के लिए पॉजिटिव और इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर बात करी जाए तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है. ये चीजें देखो याद करने वाली, इसमें समझने वाली बात नहीं. अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज याद रखोगे कि किस केस में, जैसे मेटल वाले केस में नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो उसमें नेगेटिव होगा, और इनमें हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय. जो कलर कोड होता है किसी भी रेजिस्टेंस का, इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया, जैसे यहाँ पे हमारे पास चार है, येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड. वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस और टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली यार क्या होगा ये बताना है यहाँ पे. देखो अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, मैं आपको ये बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आगे भी हमारे पास इससे रिलेटेड परेशानी ना हो, कि ये याद रखने वाली चीज होती है. और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, आपको याद रखना पड़ता है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे. देखो सबसे पहले तो कलर लिख देती हूं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट. इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8. एक मिनट, एक बीच में हमने यहाँ पे मिस कर दिया आई थिंक, एक मिनट, ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी और सी. यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इसको डायग्राम को बना लेती हूँ यहाँ पे. येलो, ये वॉयलेट कलर है, ये हमारे पास है कौन सा कलर, नहीं ये सिल्वर है. देखो ये ए वैल्यू है जो अभी मैं वहां पे लिखूंगी, ये बी वैल्यू है, ये सी होता है, यानी कि ऑर्डर या मल्टीप्लायर हम इसको बोल सकते हैं.
उसके बाद जो ये है ये हमारे पास क्या होता है डी, यानी कि टॉलरेंस, टॉलरेंस की परसेंटेज। ये डी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको अलग से याद रख लेना, जैसे यहाँ पे कुछ गोल्ड, सिल्वर या नो कलर इनका है तो इनका आप ऐसे याद रखते हो, जैसे गोल्ड का होता है प्लस या प्लस माइनस 5%, सिल्वर का 10, और नो कलर की अगर बात यहाँ पे आए तो इसका हमारे पास होता है कितना 20%। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इजीली। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी सी। इसकी यहाँ पे 0, ए की बी 0, ये होती है 10 डिग्री, 10 0, 10⁻0। ये हमारे पास यहाँ पे 1, मतलब कि सेम यही रहेगा, 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास ये 10 0 ये हो गया 10⁻1, 10⁻2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 10 9। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसमें याद रखने में प्रॉब्लम कहाँ थी, तो 1 2 0 0 2 10 ही तो इसलिए याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने में यहाँ प्रॉब्लम होगी सीरीज में। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, जैसे कि बी बी रोए, देखो जैसे बी बी रोए जो होता है ना, बी बी रोए ऐसे नाम अज्यूम करो, बी बी रोए, जी बी वी जी डब्ल्यू, बी बी रोए, इसका कुछ बना लेते हैं, बी बी रोए बी बी रोए गिरे बाजार विच गंदे वाले मतलब काइंड ऑफ आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो। आप यूं देखो, जैसे मैंने ऐसे ही बना दिया ये अभी बैठे बैठे रैंडमली, कि बी बी रोए गिरे बाजार विच गंदे वाले, वो बोलते हैं ना बहुत गंदे वाला गिर गया भाई ये तो। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू, जैसा आपको रेलिवेंट लगे, जिस प्रकार आप उसको याद रख सकते हो आप वैसे ही इसको बना लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था, क्योंकि इससे रेलिवेंट अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्व करने में। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार हम इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे कि R इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू किसी के भी पूछ ली जाए हमसे, जैसे येलो वॉयलेट का पूछ लिया गया, तो यहाँ पे येलो की वैल्यू क्या होती है 4 और इसकी क्या होती है 7। ठीक है, तो 4 7 को यानी ए बी की वैल्यू को हम साथ में लिखते हैं, हमेशा आप याद रखोगे इसका फॉर्मूला, ए बी की वैल्यू को साथ में लिखा जाता है। उसके बाद सी की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं, और प्लस या माइनस में हम किसको डी की वैल्यू को लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के अनुसार येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड। अभी जो मैंने टेबल बनाई उसके अनुसार येलो का कलर कोड नंबर 4, वॉयलेट 7, ब्राउन 1, और गोल्ड का क्या था मैंने बताया था 5%, सिल्वर का 10% था, और नो कलर अगर हमारे पास गिवन हो तो 20%। सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट कलर गिव्स फर्स्ट डिजिट, जो पहला कलर होता है वो पहली डिजिट देता है, सेकंड कलर क्या देता है सेकंड डिजिट को, और थर्ड कलर जो होता है वो मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लायर को देता है, और जो फोर्थ कलर होता है वो टॉलरेंस को देता है। ये मैंने आपको बता दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 4 7 इंटू यहाँ पे हमारे पास ब्राउन का 10 1 है। ठीक है, 10⁻1 प्लस माइनस ये क्या है हमारे पास टॉलरेंस 5%। इसको सोल्व करने पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 470 प्लस माइनस 5%। ये आ गया करेक्ट आंसर। यानी कि काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको वो टेबल याद रखनी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आया, थर्ड आया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 7.5 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कितने मतलब कि 3 into 10⁻⁻10 के इलेक्ट्रिक फील्ड में हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वेयर वोल्ट पर सेकेंड ऑफ। तो यहाँ पे मोबिलिटी पूछी गई है कितनी होगी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सोल्व कर लेंगे इसको हम थोड़ा स्पेस बना के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला कह रही हूँ, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5 into 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है यानी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 into 10⁻⁻10 वोल्ट मीटर। मोबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यानी म्यू इज इक्वल टू VD/E, ये हमारे पास है। ये फॉर्मूला होता है किसका, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखना है। मोबिलिटी यानी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा सोल्व करके। यानी कि 2.5 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर वोल्ट मीटर पर सेकंड, ये आ गया आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। आपको जस्ट मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन रजिस्टर जो है 47 ± 4.7 किलो ओम का इज टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर की रिंग्स के साथ जो है वो मार्क्ड है फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए द कलर कोड सीक्वेंस विल बी। तो इसकी कलर कोड सीक्वेंस क्या होगी ये पूछा गया है। कितना इजी है, 4 7 ± 4.7 ये है। ये वैसे आपको आपके लिए शायद इजी हो गया होगा। अब येलो वॉयलेट, ये 4 7 तो अभी हम करके आए थे। ऑरेंज और यहाँ पे सिल्वर हमारे पास आया 4.7। देखो इसको सोल्व करेंगे जब, देखो 47 ± 4.7 किलो ओम यानी कि 47 into 10⁻³ ± 10%, ये हमारे पास आएगा। इसको जब हम सोल्व करते हैं अच्छे से खोल बोल के, तो यानी कि येलो वॉयलेट ऑरेंज सिल्वर, ये हमारे पास इसकी करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे आएगी। यानी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर इज आर ओम। रेजिस्टेंस जो एक वायर की वो क्या है, आर ओम है। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स, अगर इसको हम मेल्ट कर दे और स्ट्रेच कर दे n टाइम्स, उसकी ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स उसको मेल्ट और स्ट्रेच कर दे, तो इसकी नई रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला हम सभी को पता है। यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम, यानी कि आर रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या गिवन है, जो L2 है वो ओरिजिनल लेंथ की मतलब कि NL1, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ जितनी है उसकी कितनी है n टाइम्स स्ट्रेच्ड और मेल्टेड हो गई, ठीक है। सो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू n स्क्वेयर L1 का स्क्वेयर अपॉन L1 का स्क्वेयर, यानी कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू n स्क्वेयर। R2 निकालना था हमें तो n स्क्वेयर इंटू R1, ये आ गया करेक्ट आंसर। यानी कि क्या आया है, n स्क्वेयर R1, n स्क्वेयर R1, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसको रेस करके मैं ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर देती हूँ ताकि घिचमिच ना लगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अक्रॉस एक मेटेलिक कंडक्टर जो है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कि अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर, एक मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस जो क्या है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, उसका एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई किया गया। तो जो क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है कंडक्टर के अलोंग इज, वो बताने कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंडक्टर के अलोंग कांस्टेंट रहती है, ये पूछा गया है। यहाँ पे स्पेस बना के सोल्व करते हैं।
हेयर metallic conductor can be considered as the, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता होगा, ये चीज याद रखनी, नहीं भी पता तो रट लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है, करंट रिमेन्स सेम। और अगर उसकी क्या दूसरा कौन सा होता है, पैरेलल। हाँ, पैरेलल की अगर बात करी जाए तो इसमें हमेशा याद रखोगी जो वोल्टेज होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें करंट वेरी करता है। ये 2 पॉइंट है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। सो आगे क्या आएगा हमारे पास, तो हो गया जस्ट आंसर कौन सा आएगा, ए, यानी करंट जो सेम रहेगी वो कौन सी होगी, मेटेलिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर अप्लाई किया गया, तो क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट रहेगी कंडक्टर के अलोंग वो कौन सी है, करंट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको स्ट्रेच कर दिया ट्वाइस, मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसकी, उसका 2 गुना उसको स्ट्रेच कर दिया, यानी खींच दिया। तो रेजिस्टेंस बतानी है उस स्ट्रेच्ड वायर की कितनी हो जाएगी, अब कितनी रेजिस्टेंस उसकी हो गई होगी वो पूछा गया है यहाँ पे। तो वही अपना रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके सोल्व करेंगे। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम। एल डैश इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12, यानी कि ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ वायर में, मतलब हमने बेशक से स्ट्रेच कर दिया लेकिन वॉल्यूम जो थी वायर की वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि एल ए डैश इज इक्वल टू एल डैश ए डैश, यानी ए डैश इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन 2। सो आर डैश रो 2LA अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4R, यानी कि 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना दे रखा, 4 ओम, यानी कि आंसर आ गया 16 ओम। ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी कि LA इज इक्वल टू 2LA डैश, ये आ गया, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आया है, 16 ओम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 2 रोड्स जो है जॉइंट एंड टू एंड, मतलब एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों बोथ हैव अ क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इज, और दोनों ही क्या है 1 मीटर लॉन्ग है। वन रोड इज ऑफ कॉपर, पहली रोड जो है वो कॉपर की है विद रेजिस्टिविटी ऑफ, कितनी रेजिस्टिविटी के साथ, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, और दूसरी जो है आयरन की है जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 10⁻5 ओम सेंटीमीटर। हाउ मच वोल्टेज, कितनी वोल्टेज जो है रिक्वायर्ड है एक 1 एम्पियर के करंट को रोड में प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, ये पूछा गया है यहाँ पे हमसे। सोल्व करेंगे। देखो, कॉपर रोड और आयरन रोड जो है ज्वाइंट इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप। सो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, रो 1 प्लस रो 2 इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और ओम्स लो के अनुसार हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है, इसके इक्वल होता है। वोल्टेज इज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट। सो आगे देखो, ये हमारे पास आ गया, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है और यहाँ पे करंट भी हमारे पास गिवन है, तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.117 वोल्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए आ गया। दैट्स इट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। A wire of a certain material is stretched slowly by 10%, एक वायर जो है certain material की is stretched slowly, slowly जो है वो 10% से उसको slowly stretch कर दिया गया, ठीक है। Its new resistance and specific resistance be become, अच्छा मैं पढ़ रही है ऐसे एरो था इसके ऊपर, हाँ, तो इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसकी जो न्यू रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगी अब वो कितनी हो जाएगी। दोबारा क्वेश्चन को सुनो।
एक वायर जो है सर्टेन मटेरियल की, उसको स्ट्रेच कर दिया स्लोली 10% से, ठीक है, तो उसकी नई रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बतानी है कितनी हो गई होगी। सोल्व करेंगे अपना स्पेस बनाकर। देखो रेजिस्टेंस जो है ऑफ अ वायर इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अगर लेंथ जो है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन न्यू लेंथ जो होगी यानी नई लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, L डैश इज इक्वल टू L प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या होगी, 11/10 इंटू L। ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू। इस केस में, इन दैट केस, जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वुड डिक्रीज बाय एरिया इसका, अगर लेंथ याद रखोगे, अगर लेंथ में इंक्रीज होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। तो अगर लेंथ 10% से बड़ी है तो जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का वायर का वुड डिक्रीज बाय 10%, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 10% से। तो नया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कितना होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस A/10, ठीक है, यहाँ पे प्लस था क्योंकि इंक्रीज हुआ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो माइनस हमने यूज कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/10A, ये हमारे पास आया। अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे अपनी फॉर्मूले के अनुसार, यहाँ पे पुट कर देंगे। R डैश इज इक्वल टू R L डैश अपॉन A डैश, नई की बात हो रही है तो R 11/10 लेंथ अपॉन 9/10A, जो भी हमने निकाला, तो R डैश इज इक्वल टू 11/9 R इंटू L/R। सो R डैश की वैल्यू आ गई 1.21 R, ये आ गई हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू। और जो नई रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम मतलब कि लिख देती हूँ उसको मैं, न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 1.21 टाइम्स। और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्योंकि क्या रीजन है इसके अनचेंज्ड रहने का, एज इट रिमेन्स, एज इट, एक मिनट, रिमेन्स एज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये डिपेंड नहीं करती कि कितनी लेंथ है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड ही किसके ऊपर करती है, कि जो वायर यूज करी गई है उसके मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर उस वो वेरी कर रहा है तो ही रेजिस्टिविटी वेरी करेगी, अदरवाइज इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारे पास जो है आगे आंसर, आंसर कितना आया है 1.21 टाइम्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 1.21 टाइम्स इंक्रीज और सेम रहेगी क्या, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है एक सर्टेन वायर ऑफ आयरन की, इज कितनी है, वो R है, अगर उसकी लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दे देन तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये अपना उसी के अनुसार करेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कर रहे थे हम अभी। R इज इक्वल टू रो L1/A1। नाउ जो लेंथ 2 है वो लेंथ 1 की 2 गुना है, ठीक है। एरिया की बात करूं तो पाई आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई, यानी कि क्या आ गया 4A1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। डबल हो गया, 2 से कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है 2, इन 2 × 4। फॉर्मूले में पुट कर दो, रो 2L1/4A1 इज इक्वल टू रो L1/2A1, ये यानी कि करेक्ट आंसर इज इक्वल टू R/2। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगी। और क्यों रहेगी मैंने बताया, क्योंकि वो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बट specific resistance
remains same और unchanged, ये आ गया करेक्ट आंसर। यानी कि रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर विल बोथ रिमेन, नहीं दोनों अनचेंज रहेंगे, डबल नहीं, इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, ये डबल नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, समझा दिया है कैसी है। एक 6 वोल्ट की बैटरी है जो कि कनेक्टेड है 3 मीटर लॉन्ग वायर के टर्मिनल्स के साथ, जो एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, जिसकी थिकनेस कैसी है, यूनिफॉर्म है, किसकी, इस वायर की थिकनेस यूनिफॉर्म है, और रेजिस्टेंस इसका कितना है 100 ओम यानी 100 ओम। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, डिफरेंस बताना है पोटेंशियल का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑन द वायर सेपरेटेड बाय, जो कि 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है यहाँ पे। देखो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, ये बता दिया था मैंने। तो 300 सेंटीमीटर के केस में अगर बात करी जाए तो रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम है। और अगर मैं 50 के केस में बात करूँ 50 सेंटीमीटर के, तो कितनी देर के, आर डैश इज इक्वल टू 100/300 इंटू 50 यानी कि 50/3 ओम, ये हमारे पास गिवन है। सो आई आर इज इक्वल टू कितना 6, यानी कि आई आर डैश इज इक्वल टू 6/r इंटू आर डैश, यानी कि 6 रेजिस्टेंस कितनी 100 इंटू आर डैश, अभी हमने निकाला था कि कितना 50/3, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1, क्या आ गया 1 वोल्ट, कितना इजी था। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है कॉपर वायर की, कॉपर वायर की रजिस्टिविटी में क्या कुछ देखने को मिलता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे वायर की नेचर का वायर के नेचर की बात करी गई है, वायर के मटेरियल के नेचर की बात करी गई है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो रजिस्टिविटी के ऊपर पड़ना ही है। तो अब यहाँ पे ये दे दिया कौन सा हमारे पास कॉपर, अब ये स्पेसिफिक बताना होगा कि उसका इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें इंक्रीजमेंट आएगा, या टेम्परेचर कम होने के साथ साथ क्या कुछ इफेक्ट होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास, रजिस्टिविटी जो कॉपर की वायर की होती है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। कॉपर बीइंग अ मेटल, कॉपर एक मेटल है उसके पास पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है किसका, रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर की बात करूं इंक्रीज, हाँ ये मैंने बता दिया, इसका फॉर्मूला होता है पीटी यानी रजिस्टिविटी इज इक्वल टू पी नोट 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला ये होता है, ये अल्फा जो होता है कोफिशिएंट होता है रजिस्टिविटी का। आगे देखो, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन के टेम्परेचर तक उसको कूल कर दिया गया, देन रजिस्टिविटी पूछे, अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऐसा ही सिलिकॉन के लिए इंक्रीज होगा, कॉपर के लिए डिक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक है। 300 केल्विन का टाइम। अब देखो फॉर मेटल्स, मेटल के केस में अगर बात करी जाए तो फॉर्मूला पी टी इज इक्वल टू पी नोट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। सो जो रजिस्टिविटी होगी कॉपर की वो डिक्रीज होती है। देखो यहाँ पे 300 केल्विन यानी टेम्परेचर कम हुआ है, पीछे मैंने आपको बताया था कॉपर के केस में डायरेक्ट जो है इसका अफेक्ट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का, जिस प्रकार टेम्परेचर बढ़ता या घटता है उसी हिसाब से जो है उसकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी में फर्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 300 केल्विन यानी कम हो गया, तो कम हुआ तो इस वजह से कॉपर का जो रजिस्टिविटी है वो कम हो गई। जबकि सेमीकंडक्टर या फिर सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन, ये उल्टा होता है कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये क्या होगा, इनकी रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और वाइस वर्सा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी इनकी कम होती है, और टेम्परेचर कम होता है तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो ये इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। एक वायर जो है जिसका रेजिस्टेंस कितना 3.1 ओम का 300 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अंडर रेजिस्टेंस ऑफ कितनी 4.5 ओम की 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का कितना होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा गया हमसे, ठीक है, स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
R1 इज इक्वल टू कितना 3.1 ओम एट कितना टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस पे। R2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना 4.5 ओम एट टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो वी हैव R इज इक्वल टू फॉर्मूला भी मैंने बताया था 1 प्लस एल्फा इंटू टी। सो R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा कितनी दे रखी है 30 डिग्री पे दे रखा सबसे पहला। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो R0 1 प्लस एल्फा कितना 100। ठीक है, सो दोनों को कोरिलेट करेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस 30 एल्फा अपॉन 1 प्लस 100 एल्फा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 3.1 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास रेजिस्टेंस दोनों की देखिए मैंने दोनों की वैल्यू लिख दिया है 1 प्लस 30 एल्फा अपॉन 1 प्लस 100 एल्फा इज इक्वल टू एल्फा को जब हम सोल्व करेंगे यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सोल्व वगैरह करके अच्छे से। तो इससे ये गया 31 3 1 जा 1 3 5 जा 15 150। बेसिकली आप जब इसको सोल्व करोगे तो 0.008 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अल्फा की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेजिस्टेंस होती है डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है उसकी रेजिस्टेंस बतानी कितनी होती है नॉन ओमिक। देखो क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब में जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है पॉजिटिव आयंस के फ्लो के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो मोर ओवर जो सेकेंडरी एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी पॉसिबल है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कर्व होता है वो कैसा होता है नॉन लीनियर होता है, हैंस रेजिस्टेंस कैसा होगा नॉन ओमिक होगा। नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर का मतलब होता है कि वो ओमिक नहीं होता यानी ओम्स लॉ को वो ओबे नहीं करता, दैट इज वाई उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देर आर 3 कॉपर वायर, 3 कॉपर वायर है जिनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है LA, दूसरे का है 2L इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ है, तीसरे का हाफ L जो है इसकी लेंथ है और 2A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है। इन विच केसेस द कौन से केस में रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी यानी कि कम होगी रेजिस्टेंस, कौन से केस में ऐसा होगा ये पूछा गया है। स्पेस बना के सोल्व करते हैं या फिर ऊपर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो क्या फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी R1 की बात करूँ तो क्या आएगा RL अपॉन A, यानी कि ये फर्स्ट हो गया। दूसरे केस में R2 इज इक्वल टू तीनों का लिख लेना है, तीनों की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर तीनों को इक्वेट कर लेंगे। R3 का क्या है रो L अपॉन 2.2A, यानी कि रो L अपॉन 4 इंटू A, यहाँ पे तीसरा हो गया। जब आप इस तीनों को इक्वेट करोगे तो आपको दिखेगा R3 की जो है सबसे कम जो है R3 सबसे कम रेजिस्टेंस में होगा, फिर R1 की रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद R2 की रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास जो कि क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा बी, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A इसकी मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की इज 5 ओम 5 ओम है 50 डिग्री सेल्सियस पे और 7 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, देन मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल का कितना होगा। क्या पूछा गया है मीन टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है रेजिस्टेंस का ऑफ द मटेरियल इज कितना होगा उसका। स्पेस बना लेंगे सोल्व करने के लिए वरना कंजेस्टेड ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। resistance of a material at two different temperatures T1 and T2 such that T2 is greater than T1 are related as RT2 is equal to RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका। ठीक है, और आपको पता भी है फॉर्मूला मतलब इससे रेलिवेंट फॉर्मूला हम करके आए हैं अभी ऊपर। तो इस रिलेशन को यूज करेंगे प्रेजेंट केस में। वी गेट हमें क्या मिलेगा टेम्परेचर सेकेंड हमारे पास 100 है, फर्स्ट की बात करें 50 है, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 50। ठीक है,
आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट 7 इज इक्वल टू 5, 1 प्लस अल्फा 50, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 250, यानी कि 0.008 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आया है, डी। नेक्स्ट है एक नेग्लिजिबली स्मॉल करंट जो है इस पास्ड थ्रू एक 15 मीटर की लेंथ से जो है वो पास किया गया उसको, एंड ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 6 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर स्क्वायर का, देन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कितना होगा। क्या पूछा गया, कोफिशिएंट बताना रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का कितना होगा, यहाँ पे वो पूछा गया है। पहले सारा गिवन डाटा लिखेंगे। जो लेंथ है वायर की वो कितनी है 15 मीटर, एरिया 6 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस 5 ओम। हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होती है वायर मटेरियल की क्या होती है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि रेजिस्टेंस 5, रो इंटू लेंथ 15 अपॉन एरिया 6 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻7 रो, यानी कि रो इज इक्वल टू 5 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻7। इसको सोल्व करेंगे, टू इंटू 10⁻⁻7 ओम पर मीटर, ये आ गया। और रो क्या होता है यहाँ पे, रो इज इक्वल टू क्या होता है, यही तो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी in this case. So correct option is B option. नेक्स्ट हमारे पास है अगर एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको मेल्ट कर ले और रिकास्ट कर दे उसकी जितनी हाफ ऑफ दिस लेंथ, मतलब कि जितनी उसकी लेंथ थी उसके हाफ तक उसको रिकास्ट कर दे, देन न्यू रेजिस्टेंस बतानी है वायर की कितनी हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है R अपॉन 4। देखो इनिशियल रेजिस्टेंस R1 किसके इक्वल है, R के, इनिशियल लेंथ L1 और फाइनल लेंथ कितनी हो गई L2, वो किसके इक्वल है, यानी हाफ यहाँ पे बात करेगी थी, यानी 0.5 ऑफ लेंथ 1। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितनी हो जाएगी L इंटू ए, सिंस जो वॉल्यूम है, एक मिनट, सिंस जो वॉल्यूम है वायर की वो क्या रहेगी, रिमेन्स द सेम आफ्टर रिकास्टिंग, देयरफॉर L1 इंटू A1 इज इक्वल टू व्हाट, L2 A2। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, उसको प्रोपोर्शन में ले लेंगे, यानी L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इंटू एल अपॉन ए, यानी रेजिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट R अपॉन 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जो वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स की ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर एक मेटल में अंडर नॉर्मल कंडीशन इज इन ऑर्डर ऑफ, नॉर्मल कंडीशन के अंडर किसके ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे वो होती है, आ फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकेंड, किस क्या, आ फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकेंड, एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट है जो मासिस है 3 वायर का ऑफ कॉपर आर इन रेशियो कितना 1:3:5, और उनकी जो लेंथ है वो रेशियो में है 5:3:1। जो रेशियो है उनके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वो बताना है कितना होगा। वही अपना फॉर्मूला पुट करेंगे रेजिस्टेंस वाला, कौन सा, R इज इक्वल टू रो एल, यहाँ पे एरिया के प्लेस पे पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। उसके बाद हम जो है तीनों केस के लिए R1 के लिए भी, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी, तीनों के लिए ये सेम पुट करेंगे, इनको रेशियो में लेंगे। इनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, स्क्वेयरिंग वगैरह को करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 125:15:1 ये आएगा। ये फॉर्मूला R1 R2 के लिए भी R3 के लिए भी। फिर यहाँ पे हमारे पास रेशियो दे रखा है इनके मासेस का, तो वो यहाँ पे हम पुट मतलब इनकी हमें क्या दे रखी है, मास दे रखा है और इनका लेंथ दे रखी है, ठीक है, L, और यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, यानी कि L अपॉन M गिवन है हमारे पास, तो ये तो चला जाएगा, L अपॉन M बच जाएगा नीचे, तो उनको पुट करोगे वैल्यूज और यहाँ पे सोल्व करने पर आ जाएगा आपके पास टी ऑप्शन।
नेक्स्ट एक सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर्स हैं जिनकी ऑफ वैल्यू आर ईच, और सभी की वैल्यू क्या है, आर है। कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड एक बैक्टीरिया कह रही हूँ, सॉरी, एक बैटरी के साथ ऑफ ईएमएफ, जिसका ईएमएफ कितना है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना है आर। तो करंट जो उसमें ड्रॉ होगा, यानी करंट जो उसके फ्लो करता है वो आई है। नाउ जो एन रजिस्टर्स है उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सेम बैटरी के साथ, तो करंट जो ड्रॉ होगा बैटरी से वो 10 आई हो जाएगा। 10 आई यानी एम्पियर इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है करंट की। तो वैल्यू एन की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। स्पेस बनाते हैं सोल्व करने के लिए। इन सीरीज जो ग्रुपिंग होती है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, यानी कि आर सीरीज इज इक्वल टू एन इंटू आर। पैरेलल ग्रुपिंग में अगर मैं बात करूं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है यानी कि आर पैरेलल इज इक्वल टू आर अपॉन एन, यानी कि आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू ई अपॉन, ये फॉर्मूला होता है इसका करंट का। जब हमारे पास यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह और ईएमएफ का जिक्र करा जाए तो ये फॉर्मूला बदलता नहीं है, सेम रहता है सभी के लिए। आई कितना हो गया, 10 आई इज इक्वल टू ई अपॉन एन प्लस आर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू आर। सोल्विंग दिस वी गेट n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा उसको सोल्व करने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ए बी और सी वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस आर के 1.5 आर इनकी रेजिस्टेंस है ये, और 3 आर रिस्पेक्टिवली, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके एक्स और वाई के बीच में हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग्स है वो कितनी हो जाएगी, वी ए वी बी और वी सी रिस्पेक्टिवली। देन आगे बताना है तो इनके बीच का क्या रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए, यानी कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे C3R, ये हमारे पास कितना 1.5R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस तीनों का हमें दे रखा है। देखो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है बी और सी की इज इक्वल टू आर बी आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी, ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि 1.5 आर इंटू, ये तो गिवन है 3R अपॉन 1.5 आर प्लस 3R। आफ्टर सोल्विंग दिस 4.5 आर स्क्वायर अपॉन 4.5 आर, यानी कि ये इससे कट गया, इससे ये गया, यानी कि इज इक्वल टू आ गया आर। ये किसके, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ, जो वोल्टमीटर ए की रेजिस्टेंस हमारे पास आर थी, तो जो बी और सी की आई है वो भी इसके इक्वल आई है, कितनी आर आई है। ठीक है, ए की कितनी थी, आर थी, आर गिवन है। नेक्स्ट अगर पैरेलल में बात करी जाए, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, इस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मैंने बताया था सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सो जो वीबी है वो वीसी के इक्वल होगा और इस सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, सो वी कैन डिपिक्ट दैट कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, तीनों ही हमारे पास क्या है, इसमें सेम आते हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया है, वी ए बी सी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मेटल के वायर हैं आइडेंटिकल डायमेंशन के, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड, अगर μ1 और μ2 जो है कंडक्टिविटीज है किसी भी मेटल वायर की रिस्पेक्टिवली, तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी बतानी है कॉम्बिनेशन में कितनी होगी, ये पूछा गया है यहाँ पे। ये मैं बना के दिखा देती हूँ, दो यहाँ पे मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, ये बना के देख लेंगे। ये ए है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये एल है और ये एल है, यानी कि फिगर में, इन फिगर जो मैंने अभी बताई है, दो मेटल वायर्स ऑफ
आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू वन इंटू ए प्लस एल अपॉन म्यू टू इंटू ए इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट अपॉन म्यू इक्विवेलेंट इंटू एरिया इक्विवेलेंट। ठीक है, लेंथ अपॉन म्यू इंटू एरिया, और सारे हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट दे रखा हमारे पास। सो 2l अपॉन म्यू इक्विवेलेंट इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन ए म्यू वन प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू म्यू टू। ये हमारे पास फॉर्मूले के तौर पे आएगा, तो म्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू वन इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज द 25 का डी। ये ठीक है। नेक्स्ट है, एक 12 सेंटीमीटर की वायर इज गिवन अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की शेप दी गई है इसको, जिसकी साइड्स कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेजिस्टेंस बतानी है दो एंड के बीच में, ए बी, बी या सी या फिर सी ए के बीच में, और रिस्पेक्टिव साइड्स आर मेजर्ड ऑन 1 बाय एक मल्टीमीटर के द्वारा जो कि मेजर्ड की गई है। रेजिस्टेंस बतानी है किस रेशियो में यहाँ पे होगी हमारे पास। स्पेस बना के सोल्व करेंगे इसको भी। देखो, जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमें पता है। यानी कि 1 अपॉन आर ए बी की मैं अगर बात करूँ तो क्या आएगा, 1 अपॉन 3 इसकी साइड है, प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 5। आर ए बी की अगर बात करी जाए सोल्व करने पर आएगा 27 अपॉन 12। सिमिलरली आर बी सी की भी ऐसे ही सोल्व करोगे आ जाएगा 32 अपॉन 12, और आर ए सी की भी ऐसे ही सोल्व करने पर आएगा 35 अपॉन 12। यानी कि 12 तीनों में कॉमन है, कट गया। 27 रेशो 32 रेशो 35, ये आ गया करेक्ट आंसर। दैट्स इट। यानी कि 27 32 35, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक रिंग जो है इज मेड ऑफ अ वायर, एक रिंग एक वायर से बनाई गई है जिसका रेजिस्टेंस कितना, आर नॉट इज इक्वल टू 12 ओम। फाइंड द पॉइंट ए और बी पॉइंट करना है, यहाँ पे फिगर नहीं दी हमें। विच अ करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड सो दैट रेजिस्टेंस आर ऑफ सब सर्किट बिटवीन दिस पॉइंट इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 ओम। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये है R1 इज इक्वल टू एक्स L1, ये A, ये B। R2 इज इक्वल टू एक्स L2, ये हमारे पास यहाँ पे क्यों ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होगा वो यहाँ पे अप्लाई करके। वैसे भी काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, हाफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसी के साथ हमारे PYQ चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, कुछ आपकी मदद हुई होगी इन क्वेश्चन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।